नेगोशिएशंस तो हो गई कोलैप्स। इसके कोलैप्शन हम देख रहे हैं जैसे ये फेलियर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का जो सख्त किस्म का ट्वीट है जो कि जाहिर करे कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक वार्निंग है बेसिकली। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या एस्केलेशन बढ़ने के ख़तरात हैं और पाकिस्तान के पास अगर हम देखें मिलिट्री ऑप्शंस रियलिस्टिकली और डिप्लोमेटिकली क्या क्या मौजूद है इस वक्त? बहुत शुक्रिया आमना, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती हुई है कि मुज़ाकरात फेल हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि इस तरह की नेगेटिविटी कोई आ सकेगी, लेकिन आउटराइटली ब्रेक डाउन हो जाना बड़ा बदकिस्मती है इस इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इसको बड़ा चांस दिया। आप एक और चीज़ नोट करें कि जब ये मुज़ाकरात होने से पहले जब हमने आर्म स्ट्राइक्स की थी, उस वक्त आपने देखा कि हमारी बड़ी पोजीशन स्ट्रेंथ बनी, हमने बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, नॉट टू बाय चॉइस, बाय कंपल्शन जैसे। अच्छा, उनके बाद आप नोट करें कि आमतौर पर जो इस तरह का ऑफेंस लॉन्च होता है टेररिस्ट और हाइडआउट्स के खिलाफ, वो आमतौर पर उसमें ब्रेक नहीं दी जाती। ब्रेक इसलिए नहीं दी जाती कि जो टेररिस्ट होते हैं या जो गुरीलाज होते हैं वो रीलोकेट कर लेते हैं, रीपोजिशन कर लेते हैं, अपनी आर्मामेंट और वेपन्स को पीछे ले जाते हैं किसी सेफ सिक्योर जगह पर, तो आमतौर पर नहीं दिया जाता। पाकिस्तान ने बहुत गुडविल दिखाई कि एक नेगोशिएशन को चांस दिया, और वो था दोहा में। जब दोहा में टाइम बाय किया गया दोबारा से कि जी इसका दूसरा राउंड 25 तारीख को होगा, ये अनफॉर्चुनेट है। जब पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात के लिए टाइम उनको दिया जो कि आमतौर पर नहीं दिया जाता, और दूसरा आपने देखा कि इसके बावजूद उसमें एक्सटेंड किया गया कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, वो भी दिया गया। और ये एक नेगेटिव इंडिकेटर था मेरे लिए एज स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि ये इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, बिकॉज मुझे लगता था कि इंटरनल फोर्सेज आ जाएंगी और अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो शायद बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म भी किया है कि वो 5 दफा नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाली होती थी, फिर जब वो फोन करते थे काबुल तो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती थी उसकी रोशनी में वो या बैकआउट कर जाते थे या लेतुलाल का सहारा लेते। और इसका मतलब वही है कि हिंदुस्तान इसको एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था कि यानी तालिबान अपने लिए और हिंदुस्तान अपने लिए। तालिबान इसको नेगोशिएशन इसलिए करना चाहते होंगे कि बेहतर से बेहतर एक पैकेज या सहूलत या एक बारगेन ले लें इंडिया से, और इंडिया भी ये चाह रहा होगा कि किसी भी कीमत पर इनको इस नेगोशिएशन को कंक्लूड पॉजिटिवली ना होने पाए, क्योंकि उनके हक में ये नहीं जाता। उनके हक में क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी अभी मई में जो शिकस्त हुई है, उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा एक एम्बैरेसमेंट हुई है डोमेस्टिकली। उनको जो लोग हैं, इलेक्शन सर पर है बिहार में, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऑपोजिशन ने बहुत अभी तक इंसिस्ट किया है तो सबूत कोई नहीं दे पा रही। डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक आप एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है इंडिया के लिए। तो उन सारे को कवर करने के लिए, जिस पर अलग बात हो सकती है, उन्होंने एक साउथ में अपने पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में एक एक्सरसाइज शुरू की, और वेस्ट में आपने नोट किया उन्होंने तालिबान को स्टबन होने का पॉसिबली मशवरा दिया, जो डिफेंस मिनिस्टर कंफर्म कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लेकिन ये हमारे लाइकिंग को या प्रेफरेंस पे नहीं होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहूंगा कि ये एक अच्छा अमल हुआ है, ये हमारे फेवर में नहीं है। हमारी फोर्सेस, हमारी तैयारी होती है, हमारे वॉर प्लान जो होते हैं वो सिर्फ ई स्पेसिफिक रहे हैं। मैं कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कह रहा, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह रहा हूँ जो हमने अभी डिक्टेट कर दी है। राइट। आखिरी पॉइंट इस वक्त ये है कि ये इस वक्त अच्छे हालात थे, उनको हमारी कीमत हमने बता दी है। इससे पहले हम आज तक सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बंद करते थे बॉर्डर पर, और ये भी हम कहते थे कि हम अफगान महाजरीन को वापस भेज देंगे। इससे ज्यादा हमने लीवरेज इस्तेमाल नहीं किया था। फर्स्ट टाइम हमने मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल कर ली है, तो उस मिलिट्री ऑप्शन को मेरा ख्याल है वैल्यू में कन्वर्ट करने देना चाहिए। अभी शायद एक और चांस जिसमें हम चाइना को, सऊदी अरब को और बाकी तुर्की और कतर को डाल के, मेरा ख्याल है एक और लेवल का चांस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। राइट। सोच की खालिद साहब, वो पक्तिया में आपने देखा कि 12 कमांडर जो गुल बहादुर के ना, उनको मारा गया बड़े ठीक ठाक तरीके से, जो प्रिसीजन की बात कर रहे हैं उस तरह मारा, उनको जहन्नम वासिल किया उनको। जी, मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूं कि यही कीमत उनको रियलाइज करवाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से शाम साहब एग्री करेंगे कि दूसरी तरफ से जो नेगोशिएशन के लीवरेज हिंदुस्तान को दे रहा है, या जो बेनिफिट्स दे रहा है, या जो ब्लंट लफ्जों में पैकेज ऑफर कर रहा है, वो कहीं ज्यादा लुक्रेटिव उनको वक्ती तौर पर लग रहा है। और वक्ती तौर पर इसलिए लग रहा है कि ये जाहिर है मुल्क गवर्नेंस पे तो चलता नहीं है कि गवर्नेंस कोई टैक्स कलेक्शन हो, लोगों का फेथ हो, लोगों की कोई गवर्नमेंट हो, उसमें वो कंट्रीब्यूट करें, तो ये चलता ही इनस्टेबिलिटी के जोर पर है। यानी इनकी स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी में छुपी हुई है। जितना इनस्टेबल होता है अफगानिस्तान, उतनी ही ज्यादा शायद उनको लोग
बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, फंडिंग करते हैं अपने अपने ग्रुप्स को और पावर हब्स को एक दूसरे के खिलाफ धकेलते रहते हैं। तो उनका तो शायद सर्वाइवल ही इसमें है, क्योंकि ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना एग्रीकल्चर है, ना कोई इंडस्ट्री का बेस है। तो उनकी तो डे टू डे रनिंग ही इस तरह चलती है कि मुल्क दूसरे सपोर्ट करे। हिंदुस्तान जाहिर है कंपटीशन की वजह से इतना ज्यादा मैसिव शायद पैकेज ऑफर कर रहा है, इसलिए तो उनको रेजिस्टेंस करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है मेरा ख्याल। और खालिद साहब, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि क्विकली पूछ लूं आपने, एक चीज क्विकली पूछ लूं खालिद साहब, कोई रजीम चेंज भी आप देख रहे हैं? क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस वाले भी तकड़े हो रहे हैं और ग्रुप भी इनके खिलाफ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके पास सारा इलाका इनके पास अफगानिस्तान नहीं है, टीटीए के पास काफी। बिल्कुल जी, देखिए कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या लीगल गवर्नमेंट तो होती नहीं है, ये तो जिसके पास मसल है वो टेक ओवर कर लेता है। और ये कंधार ग्रुप है, ये काबुल के लिए तो रिलेटिवली एलियन है उस सेंस में, क्योंकि काबुल के अपने बहुत सारे ग्रुप स्ट्रांग हैं, नॉर्दर्न अलायंस अपना स्ट्रांग है। अहमद शाह मसूद के बेटे को अभी तक इंडिया सपोर्ट करता आया था नॉर्दर्न अलायंस को, तो ये पुश एंड पुल तो चलता रहता है। जब भी इंस्टेबिलिटी या वैक्यूम होता है, और ये एक्शन ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये है इनकी आपस में कि ये एक दूसरे को स्पेस देते रहते हैं, एक दूसरे को विन विन सिचुएशन पे रखते हैं कि आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर हमने कोई मैसिव एक्शन लिया जिसमें एलिमिनेट करने का खतरा हुआ, तो हमारे अपने खिलाफ ही कोई और ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी हुकूमत अपनी टॉपल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्रोसीजर मैकेनिज्म नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने का भी नहीं है, तो ये कन्वर्ट करते रहते हैं अपनी पावर को, और जाहिर है सिक्योर भी करते रहते हैं अपनी पावर को दूसरों को टच ना करके। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये टॉपल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में कि अगर कोई इतनी प्रोहिबिटिव प्राइस इस हुकूमत को या इस रिजीम को देनी पड़े कि लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन उसका साइड इफेक्ट मैं जरूर बताता चलूं आखिरी जुमले में, कि जब आप इस तरह के हिट आउट करते हैं तो उनको एक सिंपैथी वोट मिल जाता है या सिंपैथी फीलिंग मिल जाती है कि देखिए जी हमारे मुल्क पर हमला हो गया, तो बहुत सारे ग्रुप हुकूमत को ना चाहते हुए भी साथ देना शुरू कर देते हैं। वो जरूर हमें कंसिडर करना चाहिए। राइट खालिद साहब, एक लास्टली ये यूएस प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं। एक बार फिर हम देखते हैं उनकी एक ख्वाहिश भी है कि वो जितनी भी जंगें हैं वो रुकवा सकें, वो ये बात भी करते रहते हैं। और पाकिस्तान को ये वेटेज भी हासिल है कि अभी रिसेंट पास में अगर हम बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तारीफ़ भी की थी पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की हवाले से जो काविशें या कोशिशें रही हैं पाकिस्तान की। और वो जो काबुल एयरपोर्ट पर हम देख रहे थे जो हमला हुआ था, उसका कल्प्रिट पाकिस्तान की जानिब से हवाले करना अमेरिका के। उसके बाद क्या पाकिस्तान रिक्वेस्ट करके एक प्रेशर करवा सकता है एग्जर्ट ऑन काबुल, ताकि ये जो मामलात हैं ये संजीदा तरीके से रिजॉल्व हों? देखिए हमने, मेरा तो अभी भी मानना ये है कि वे फॉरवर्ड है। मैं क्विकली आपके व्यूअर्स को एक डाटा बताता चलूं कि देखिए वियतनाम की और अमेरिका की जंग 21 साल जारी गई, 1954 से 1975 तक। 33 लाख इसमें वियतनामी मारे गए थे, 58,000 सिर्फ अमेरिकन मरे थे। लेकिन इस दौरान भी उनकी नेगोशिएशन कई साल तक चलती रही थी वेकेशन के लिए। एक क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 10 साल से दोहा में अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनका एक सरकारी दफ्तर माना गया है जो नेगोशिएशन करता है। उस वक्त भी वो दोहा में मौजूद था जब अमेरिका कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान को, और बातचीत दोहा में होती थी, जिसका मतलब है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर दफ्तर तो नहीं चल रहा था। तो अमेरिका का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो थ्रू आउट रहा है। अमेरिका को जरूर करना चाहिए, सऊदी अरब को जरूर इंगेज करना चाहिए, चाइना को जरूर इंगेज करना चाहिए, जो इस वक्त ज्यादा इंसेंटिव देने की पोजीशन में है, बिकॉज सी पैक की वजह से, जैसे शाम साहब भी कह रहे थे कि सी पैक की वजह से उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपका 70% ट्रेड हमारे से है, या इंडिया के थ्रू अगर हम वागा खोलेंगे तो उनके थ्रू है, तो आपको अपनी बेहतरी के लिए हमारे साथ नेगोशिएशन करके इसको कंक्लूड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक और चांस जरूर देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी चॉइस का नहीं है। इस पूरे पैकेज के अंदर सबसे अगर कोई खुश मुल्क है सेलिब्रेट कर रहा होगा तो वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो मेरा ख्याल है हमारी डिप्लोमेटिक एक अपर लेवल हो जाएगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी, लोग हमारी बात ज्यादा मानेंगे कि हम उनको पूरा चांस दिया है इससे पहले कि हम मिलिट्री ऑप्शंस पे जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।